हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बारे में जानने से पूर्व हम ये जानेंगे कि भारत को किन किन मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो अगर हम बात करें 11वीं-12वीं शताब्दी की भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी भारत की, वो थी भारत में तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा किया गया आक्रमण और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। तो भारत में इन तुर्की आक्रमणों के जो प्रमुख नेता थे वो थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। हालांकि इनके आक्रमणों से पूर्व भी भारत को मुस्लिम आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और सिंध जैसा प्रदेश भारत का अरबों के नियंत्रण में चला गया। तो अब हम बात करते हैं फिर से तुर्की आक्रमणों की। तो जो तुर्क जनजाति थी वो चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में रहने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी और अलप्तगिन नामक तुर्क सरदार द्वारा गजनी में अपना शासन स्थापित किया गया था। अलप्तगिन के पश्चात सुबुक्तगिन ने वहां का शासन कार्य संभाला और सुबुक्तगिन को भारत के जयपाल जैसे शासक का सामना करना पड़ा। हालांकि जयपाल को परास्त होना पड़ा और सुबुक्तगिन के पश्चात महमूद गजनवी ने गजनी का शासन कार्य संभाला। तो महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा द्वारा यामिनी उल दौला और यामिनी उल मिल्लत नामक उपाधियों से नवाजा गया और ये कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। हालांकि उसके भारत पर किए गए आक्रमणों की कुल संख्या के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन हेनरी इलियट ने उसके कुल आक्रमणों की संख्या 17 बताई है और उसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1001 ईस्वी में लमगान पर और उसके पश्चात काफ़ी सारे आक्रमण उसने भारत पर किए। जैसे उसने पंजाब पर आक्रमण किया, उसने मथुरा पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन जो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कहा जा सकता है वो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। और इस आक्रमण में उसे अथाह धनराशि मिली और उसने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और ये कहा जाता है कि जब सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वो वापस सिंध के रास्ते से लौट रहा था तो वहाँ के जाटों द्वारा उसका कुछ धन लूट लिया गया था। तो 1027 ईस्वी में उसने भारत पर अंतिम आक्रमण किया और उस आक्रमण का जो उद्देश्य था वो उन्हीं जाटों को दंडित करने का था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की गजनी में मृत्यु हो गई थी। तो महमूद गजनवी के पश्चात जो भारत पर अगला मुख्य तुर्क आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद गौरी, और जो कि गौर प्रदेश का या गौर राज्य का स्वामी था। और मोहम्मद गौरी द्वारा भी भारत पर अनेक आक्रमण किए गए, लेकिन उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कहा जा सकता है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है वो है 1191 में लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि उसने पृथ्वीराज तृतीय के साथ लड़ा, जो कि अजमेर का शासक था। और पृथ्वीराज तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने परास्त कर दिया था और एक तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में एक तरह से तुर्की राज्य की स्थापना की गई और मोहम्मद गौरी ने अपने जो भारत में प्रदेश जीते उन विजित प्रदेशों का शासक उसने अपने सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तो अगर बात की जाए भारत पर तुर्की आक्रमण के कारणों की तो हमें दो स्पष्ट कारण नज़र आते हैं। एक तो है भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार और दूसरा है भारत में व्याप्त अकूत धन संपदा को लूटना। हालांकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के कुछ निजी राजनीतिक कारण भी थे जिनकी वजह से उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। अगर बात की जाए भारत पर तुर्की आक्रमणों के प्रभाव की, तो भारत पर तुर्की आक्रमणों के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। जब महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया तो भारतीय शासकों की फूट विदेशियों के सामने उजागर हो गई और बाद में इसी से प्रेरणा पाकर मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। और महमूद गजनवी द्वारा जब मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया गया तो भारत की जो सीमाएं थी वो असुरक्षित हो गई थी और
बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने इन्हीं रास्तों से होकर भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी द्वारा जिस बड़ी संख्या में भारतीय मंदिरों को तोड़ा गया, उसने भारतीय स्थापत्य कला को बहुत ही गहरी क्षति पहुंचाई। और महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान बहुत सारे मुस्लिम विद्वान और संत भारत में आकर बस गए थे, जिन्होंने बाद में भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और भारत में जब तुर्की आक्रमण हुए, उसके फलस्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वो था भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। तो 1206 ईस्वी में जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, उसका शासनकाल 1526 ईस्वी तक रहा। और इन 320 वर्षों के शासनकाल में 5 वंशों के शासकों द्वारा शासन कार्य संभाला गया। और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का जो काल है वो गुलाम वंश का या मामलुक वंश के शासकों का माना जाता है। और मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन द्वारा शासन कार्य संभाला गया। इनको गुलाम वंश का शासक कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ये लोग स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे। तो आने वाले व्याख्यानों में हम इल्तुतमिश और बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसे भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वस्त दासों में से एक था। बचपन में उसे नैशापुर के बाजार में दास के रूप में बेचने के लिए लाया गया और वहाँ पर उसे खरीदा काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने, और उन्होंने उसकी बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश की। उसे धनुर्विद्या सिखाई, घुड़सवारी करना उसने यहाँ पर सीखा, कुरान का पाठ करना भी सीखा। और नैशापुर के बाजार से फिर उसे गजनी ले जाया गया, जहाँ पर मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। और यह घटना कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुई। जल्दी ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए मोहम्मद गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। और मोहम्मद गौरी ने फिर उसे अमीर आखुर यानी कि शाही घुड़साल के अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। और यहाँ पर रहते हुए उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया, जैसे गौर बामियान गजनी में उसने सैन्य संचालन किया, साथ ही उसने तराइन के युद्ध में भी भाग लिया। तो गौरी ने उसके सैन्य कुशलता को देखते हुए समाना और कोहराम का प्रशासक उसे नियुक्त कर दिया। और कहा जा सकता है कि 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने जितने भी प्रदेश जीते थे, उन प्रदेशों का प्रशासन उसी के द्वारा संभाला गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जितने भी भारतीय तुर्क अधिकारी थे वो अपना प्रधान ही मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता का विस्तार किया। उसने राजपूतों के साथ संघर्ष किया, गढ़वालों को पराजित किया, गुजरात, बयाना, ग्वालियर के युद्धों में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खोखरों के दमन में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ये कह सकते हैं हम कि मोहम्मद गौरी की जितनी भी सैनिक योजनाएं थी उनको मूर्त रूप कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना औपचारिक प्रधान नियुक्त किया या नहीं किया भारत में, क्योंकि हमें इस चीज़ के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। साथ ही हम ये नहीं कह सकते कि उसने उसको दासत्व से मुक्त किया या नहीं, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मृत्यु के पश्चात भारतीय क्षेत्रों का शासन संभाला तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात गौर का शासक बना तो उसके समक्ष भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबेचा लगातार उसको चुनौती पेश कर रहे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ता देने के लिए गयासुद्दीन मोहम्मद के पास एक प्रस्ताव भेजा और उसे कहा कि अगर वो भारतीय क्षेत्रों का स्वामी या सुल्तान उसे स्वीकार कर लेता है तो ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध वो उसको मदद देगा। तो उसने उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1208 ईस्वी में उसने उसको दास्ता से मुक्त कर दिया और उसे वैध रूप से दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया। और उसको नजराने के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें उसने भेजी, जैसे कि सिंहासन है, छत्र है आदि। हालांकि इससे पूर्व ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है वो 1206 में लाहौर में हुआ था और दिल्ली में उसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। और चूंकि इस समय तक वो दासत्व से मुक्त नहीं हुआ था तो उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलाए थे और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था। तो अब बात करते हैं हम ऐबक की प्रारंभिक समस्याओं की। तो ऐबक के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी।
हालांकि जब वो ऐबक सुल्तान बना उस समय उसकी अधीनता में भारत के बहुत सारे भाग थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य भारत तक के अनेक हिस्से उसके साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे, जैसे मुल्तान, उच्च नहरवाला, लाहौर, तराइन आदि। और पूर्वी भारत में भी बिहार और बंगाल उसके नियंत्रण में थे। हालांकि यहाँ पर तुर्की सत्ता शिथिल पड़ती जा रही थी। साथ ही गौरी के मुइज़ी और कुतुबी अमीर थे, वो भी उससे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो गौरी का उत्तराधिकारी स्वयं को मानते थे। और बंगाल के खिलजी और बिहार के सैन वंश से लगातार उसको चुनौती मिल रही थी। अनेक राजपूत राज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। ग्वालियर उनके हाथ से निकल गया था, और साथ ही साथ ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुबेचा वो भी उसको चुनौती दे रहे थे। तो एक तरह से जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से शिथिल हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन संभाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर अब वो प्रशासनिक सुदृढ़ता की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि इस समय प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से शिथिल पड़ती जा रही थी। तो सबसे पहले उसने ताजुद्दीन यलदौज का दमन किया। ताजुद्दीन यलदौज भी मोहम्मद गौरी का ही दास था, और गयासुद्दीन मोहम्मद ने उसे भी कुतुबुद्दीन के साथ ही दासत्व से मुक्त कर दिया था, और साथ ही साथ उसे गजनी और मध्य एशिया में शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ताजुद्दीन यलदौज भी अपने आप को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी मानता था, और उसने भी भारत के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने की योजना बनाई। और सबसे पहले फिर उसने लाहौर पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण को कुतुबुद्दीन ऐबक ने विफल कर दिया, और साथ ही वो गजनी तक बढ़ गया। गजनी पर उसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। हालांकि स्थानीय सरदारों के विद्रोह के कारण गजनी पर वो लंबे समय तक अधिकार नहीं रख पाया, लेकिन ताजुद्दीन यलदौज ने फिर दोबारा हिम्मत नहीं की कि वो पंजाब पर आक्रमण करे या भारत पर आक्रमण करे। तो एक तरह से ताजुद्दीन यलदौज की शक्ति का पूरी तरह से दमन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दूसरा मुख्य प्रतिद्वंदी था वो था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि मुल्तान और उच्च का शासक था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्रता पूर्वक शासन कार्य संभाल रहा था। बाद में उसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक खतरा पैदा हो गया था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, और उसके साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन कुबेचा के साथ कर दिया। साथ ही नासिरुद्दीन कुबेचा ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली, और इस तरह से अपने प्रभावशाली प्रतिद्वंदी के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली गई। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मध्य भारत में तुर्की सत्ता का विस्तार कर रहा था, उस समय पूर्व में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था, और उसने पहले मध्य बिहार को अपने नियंत्रण में लिया, फिर नदिया पर अपना अधिकार जमाया, और बाद में उसने लखनौती में तुर्की राज्य की स्थापना की। हालांकि इख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या बाद में अली मर्दान ने कर दी, और अली मर्दान लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया। उसे खिलजी सरदारों का विरोध झेलना पड़ा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपने लिए एक सुनहरा मौका माना। उसने अली मर्दान के पास सैन्य सहायता भेजी और खिलजी सरदारों का दमन किया। बाद में अली मर्दान और खिलजी सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्थिति को बहुत सुदृढ़ बना लिया। अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन राजपूत राज्यों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया जिन्होंने गौरी की मृत्यु का फ़ायदा उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और इन राज्यों में जो प्रमुख थे वो थे बदायूं और फर्रुखाबाद, ग्वालियर और कालिंजर। और साथ ही अंतर्वेदी के राज्यों ने भी ऐबक को कर देना बंद कर दिया था। तो अब पूरा ध्यान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन राज्यों की तरफ लगाया। सबसे पहले उसने बदायूं को जीता, और वहाँ पर उसने इल्तुतमिश को प्रशासक नियुक्त किया। साथ ही जिन राज्यों ने उसको कर देना बंद कर दिया था उन राज्यों से पुनः कर वसूला जाने लगा। हालांकि वो कालिंजर और ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। और 1210 ईस्वी में जब वो चौगान खेल रहा था तो घोड़े से वो गिर गया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी।
भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और हालांकि वो बहुत ही छोटी सी अवधि, केवल 4 वर्षों के लिए सुल्तान बना, लेकिन इस छोटी सी अवधि में उसने तुर्की साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार न करके उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की तरफ ही ध्यान केंद्रित किया। और भारत में जितने भी प्रदेश मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए, उनमें से अधिकांश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही जीते गए। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दानी था, उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ वो साहित्य और कला का भी संरक्षक था। उसके दरबार में हसन निजामी और फ़र्रुख मुदीर जैसे विद्वान रहा करते थे। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कराया, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी उसने प्रारंभ करवाया, लेकिन वो उसे पूर्ण नहीं करवा पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की उस सुदृढ़ नींव की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, जिसकी आधारशिला पर इल्तुतमिश और बलबन द्वारा एक भव्य इमारत का